Good morning, all of you. Myself, Dr. Abhishek Acharya, MD क्रिया शारीर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक मॉडर्न टॉपिक, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। मगर सब लोगों को इतना मालूम कर दूं मैं कि आज हम जो नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं और अपने मॉडर्न में नर्वस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मगर आज थोड़ा सा अलग तरीके से हम नर्वस सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली बेसिक मॉडर्न जो है नर्वस सिस्टम का वो तो हमें जानना ही है, मगर उसके अलावा भी आयुर्वेद में नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, आयुर्वेद के अंदर नर्वस सिस्टम को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर हमें मॉडर्न का पता हो और आयुर्वेद के साथ हम कोरिलेट न करें तो जनरली हमारा जो भी डायग्नोसिस होगा वो मॉडर्न के हिसाब से होगा और हमारी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से, और जो सबसे गलत बात होगी। इसीलिए हमने जो अगले लेक्चर जो मनस का चैप्टर था हमने वो कंप्लीट किया था, तो इसके साथ में भी हमें कोरिलेट करना है नर्वस सिस्टम को और फिजियोलॉजिकली कैसे वो इफ़ेक्ट करती है, कैसे हमारे धातु दोष और स्रोतस और पूरा शरीर नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है और कैसे उसके साथ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जो कोरिलेट करेंगे। और इतना सबको बता दूं कि ये जो भी हम बात करने वाले हैं ये कहीं पे भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, जो मॉडर्न पार्ट है अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डॉक्टर सुभाष रानडे की जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर, पार्ट 1 के अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो हम वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में ही आयुर्वेद का जो भाग है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कहना चाहूँगा। डेफिनेटली ये हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ एक बात डेफिनेटली है कि हमें नर्वस सिस्टम को और आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष वगैरह को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जो बुक के अंदर लिखा हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो उसका मेन जो काम है, बिकॉज हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसका जो मेन काम है उससे ही हम रिफ्लेक्ट हो सकते हैं नर्वस सिस्टम से। तो जस्ट लाइक मैं रीड कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स मैसेज एंड कोरिलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। ओके, तो उसका मेन फंक्शन है ट्रांसमिट द मैसेज या ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, और इम्पल्स के हिसाब से जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स काम करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे ही हम उसे मानेंगे कि दो उसका मेन फंक्शन है, नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट द मैसेज और इम्पल्स एंड कोरिलेट द वेरियस बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स होम्योस्टेसिस थ्रू इम्पल्सेस डिलीवर्ड वाया न्यूरॉन्स। ओके, तो नर्वस सिस्टम जो है होम्योस्टेसिस के ऊपर काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंस को बैलेंस करना, चाहे फिजियोलॉजिकली हो चाहे पैथोलॉजिकली, हमारा शरीर हमेशा ट्राई करता है कि उसे हम बैलेंस में कर पाए। और रीबैलेंस करना उस फिजियोलॉजिकल टर्मिन जो है हमारी टर्मिनोलॉजी, उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। ओके, डिवीजन नर्वस सिस्टम के कैसे किए हुए हैं, तो उसमें एक फ्लो चार्ट है जो सबको याद रखना है बीइंग अ स्टूडेंट। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम
तो मेन दो डिवीज़न है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होंगे, और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्वस सिस्टम है पूरे शरीर के अंदर पेरिफेरल वे पे, पेरिफेरी में दोनों एक्सट्रीमिटीज़, विसरल ऑर्गन्स, तो उसको हम PNS कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगेन या तो नॉर्मली भी हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के दूसरे दो जो है वो पार्ट्स, एफरेंट नर्वस सिस्टम और इफरेंट नर्वस सिस्टम, यानी कि एफरेंट यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड इफरेंट नर्वस सिस्टम यानी मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम में मेन फंक्शन क्या होगा, तो सेंसेशन को ले जाना, ओके। एक ऑर्गन से, इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक जो सेंसेशन जाएगा, इम्पल्स जाएगा, उसे अफरेंट नर्वस सिस्टम या तो सेंसरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और ब्रेन से जो इम्पल्स वापस इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा उसे मोटर नर्वस सिस्टम या तो इफरेंट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद में अगेन दो सब टॉपिक है, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेगा CNS टू स्केलेटल मसल तक। सोमेटिक को हम वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो हमारे पूरे स्केलेटल मसल्स हैं उसको हम वॉल्यूंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो CNS टू स्केलेटल मसल कॉल्ड एज ए सोमेटिक नर्वस सिस्टम और द वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। सेकेंड उसका जो पार्ट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो ऑटोमेटिकली काम करता है, जिसमें हमारी वॉल्यूंटरीनेस की ज़रूरत नहीं होती, हमारी इच्छा हो या ना हो वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, जिसका अगेन दो सब टाइप है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सभी जो टाइप्स एंड सब टाइप्स है उसको हम आगे डिटेल में डेफिनेटली देखने वाले हैं, मगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एक्साइटेशन जो करता है बॉडी के अंदर, हाँ, एक्साइट करता है बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को और पर्टिकुलर सिस्टम्स को, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो एनर्जी खर्च कर लेता है यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर जो करता है वो नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। बेसिक जो है उसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे। देन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो एनर्जी को कंजर्व करती है, एनर्जी का संचय जो है वो करती है, और सारी सिस्टम को सिडेट या इनहिबिट करने की कोशिश करती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी, ऐसे दो तरीके से उनके मेन फंक्शन कहे जाते हैं। डेफिनेटली सिर्फ यहाँ तक उसकी लिमिटेशन नहीं है, ये दोनों नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और डिटेल में आगे हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो आप ये लेक्चर्स की सीरीज़ जो है नर्वस सिस्टम की वो सुनते रहना। उसके बाद में नर्व टिश्यूज़, यानी कि कोई भी ऑर्गन, ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, तो वो जो टिश्यू है ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन किससे बनता है तो जनरली टिश्यूज से, तो वो टिश्यू का मेन जो बोला जाता है उसे सेल कहते हैं। तो सेल कितने और किस प्रकार के होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर वो देखेंगे। तो उसमें दो मेन सेल पाए जाते हैं, एक है न्यूरॉन जो मेन सेल के हिसाब से हम देखते हैं उसे, और सेकंड है न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिव सेल के हिसाब से काम करता है। ओके, फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकंड इज न्यूरोग्लिया। तो ये दोनों सेल जो है उसको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो न्यूरॉन्स किसे कहेंगे, न्यूरोग्लिया किसे कहेंगे, वो आगे देखना है। न्यूरॉन्स फर्स्ट, तो उसमें जो लिखा है बुक के अंदर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स कंडक्ट nerve impulses from one part of the body to the another part,
यानी कि जो नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है वो मेजरली न्यूरॉन्स के थ्रू ही जाता है। तो ये एक मेन सेल के हिसाब से देखा जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। ओके, न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू which conduct nerve impulses from one part to the another part of the body. Okay, सेल के अंदर जनरली कई सारी चीज़ें पाई जाती है। तो इसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर सेल जो है वो 3 विभाग किए गए हैं। फर्स्ट इज सेल बॉडी, जहाँ पे सेल न्यूक्लियस होता है। सेकंड डेंड्राइट्स, जो सेल बॉडी में से अलग अलग तरीके से जो निकलते हैं। देन थर्ड वन इज एक्सॉन। ओके, एक्सॉन सेल बॉडी से लंबा पार्ट है और ज़्यादातर वो मोटर एक्शन करता है, जैसे कि डेंड्राइट जो है वो सेंसेशन लेते हैं और पास करते हैं एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट नर्व सेल के अंदर यानी कि न्यूरॉन के अंदर वो इम्पल्स पास होता है। सेल बॉडीज़ में से जो निकलते हैं उसमें वो कहा जाता है डेंड्राइट्स, जो कई सारी ब्रांचेस होती हैं और थिक एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऐसा भी हम कह सकते हैं उसे। तो सेल बॉडीज़ में से कई सारी डेंड्राइट्स होती हैं, मल्टीपल, एंड उसमें से एक एक्सॉन निकलता है जो आगे जाके एक्सॉन टर्मिनल में बंद हो जाता है, और फिर नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है। तो ये पूरी सिस्टम जो है हम आगे देखेंगे कि कैसे वो काम करता है और सेल के अंदर, दिस न्यूरॉन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज न्यूरॉन, उसमें नर्व बॉडी। तो सेल बॉडी के अंदर cell body of neuron contains nucleus and it's surrounds by a granular cytoplasm. Okay, granular cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये बाहर करना है हमें। लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइपोफ्यूसिन, निसेल बॉडीज़ और न्यूरोफाइब्रिल्स। ओके, इतनी चीज़ें जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसमें जो जनरली 2 मार्क्स के अंदर कई बार क्वेश्चंस आता है निसेल बॉडीज़ करके, तो ये हमें पता होना चाहिए कि निसेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में निसेल बॉडीज़ पाई जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ पे निसेल बॉडीज़ होती है, तो उसका मेन लोकेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन निसेल बॉडी किसे कहते हैं और क्या होता है वो, तो निसेल बॉडीज इज अ ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट फंक्शंस इज प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो निसेल बॉडी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रीजनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स के अंदर हेल्प करती है। तो प्रोटीन जो होता है जनरली हीलिंग प्रोसेस के अंदर या रिकवर करने के अंदर, सेल में या टिश्यू में जो भी डैमेज होता है वो रिकवर करने के लिए प्रोटीन इज़ द मेन कंपोनेंट। तो निसेल बॉडी वही काम करती है नर्व के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, वहाँ पे प्रोटीन को बनाएगी और जो भी पेरिफेरल नर्व फाइबर होंगे उसके अंदर रीजनरेशन करेगी। देन सेकेंड वन इज़ लाइपोफ्यूसिन। तो ये जो है वो येलोइश ब्राउन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो जनरली एज के साथ इंक्रीज होते हैं। इनके लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन इनफ है। देन न्यूरोफाइब्रिल्स, तो इसके अंदर दीज आर द लॉन्ग थिन फाइब्रिल विच ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूरोफाइब्रिल जो है वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट पास आउट करते हैं, ये हमें याद रखना है। Second point is dendrites and axons are cytoplasmic process of neurons. Okay, दोनों तरफ, यानी कि अगर हम पूरा डायग्राम निकालें इसका न्यूरॉन का, तो ऊपर की बाजू जो ब्रांचेस होगी उसे हम कहेंगे डेंड्राइट्स, और नीचे की बाजू जो ब्रांचेस होंगी वो एक्सॉन होंगे और एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे। तो डेंड्राइट्स आर द हाईली ब्रांच्ड एंड
दे आर थिक एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। उसका फंक्शन क्या होगा? टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। न्यूरॉन हैज सेवरल डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ पे। और एक्सॉन इज अ लॉन्ग थिन प्रोसेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम दिस सेल बॉडी। ओके, तो सेल बॉडी से वो ओरिजिनेट होके आगे फिर जाएगा। कैरेक्टर्स ऑफ द एक्सॉन, तो देयर इज अ लॉन्ग थिन प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी। Component of the axons, first thing in axon hillock, the small conical elevation from which axon originates from the cell body। यानी कि सेल बॉडी में से जहाँ से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है वहाँ पे कॉनिकल शेप्ड एलिवेशन होता है, उसको बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन कंटेन्स मिटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ऑब्वियसली न्यूरोफाइब्रिल्स वहाँ पे रहेंगे बिकॉज पूरे सेल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने हैं। एक्सॉन डू नॉट कंटेन निसल बॉडीज, हेंस इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल बॉडीज़ के अंदर निसल बॉडी होती है वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करती है, मगर एक्सॉन के अंदर निसल बॉडीज़ एब्सेंट होती है, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। और इसके लिए हमारे जो हेल्पर सेल्स है, सपोर्टिव सेल्स, वो काम करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। देन एक्सोप्लाज्मा, यानी कि एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्मा रहेगा उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्मा। ओके, एक्सोलेम्मा, इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एक्सॉन। एक्सोप्लाज्मा इज सराउंडेड बाय द एक्सोलेम्मा, यानी कि एक्सोलेम्मा के अंदर जो प्लाज्मा रहेगा उसको बोला जाएगा एक्सोप्लाज्मा, और उसका कवरिंग जो होगा उसको बोला जाएगा एक्सोलेम्मा। ओके, इट्स अ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम इसे, और जो एक्सोप्लाज्मा है वो प्लाज्मा होगा एक्सॉन में। एक्सॉन कोलेटरल्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स, ये दोनों चीज़ें होगी आगे। तो साइड ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन आर एक्सॉन कोलेटरल्स। तो जनरली जो हमारी पूरा न्यूरॉन्स होगा उसके अंदर एक्सॉन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके अंदर कई बार लेटरल साइड पे एक्सॉन कोलेटरल नाम के साइड ब्रांचेस होते हैं एक्सॉन के। और टर्मिनल्स यानी कि लॉन्ग वे पे लास्ट में जब एक्सॉन ख़त्म होता है वहाँ पे थोड़ी सी ब्रांचेस निकलती हैं एक्सॉन की ही, तो उसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। और यहाँ से द मेन इम्पल्स जो होगा वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर जाएगा। तो द एक्सॉन एंड इट्स कोलेटरल्स terminate by branching into fine filaments called as a axon terminals. Synaptic and bulbous. Synaptic and bulbs. The distal ends of axon terminals are expanded into bulb-like structure. तो लास्ट में जो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है बल्ब लाइक, तो उसे कहा जाता है सिनेप्टिक एंड बल्ब्स। These bulbs-like structure are called as a synaptic and bulbs. Synaptic vesicles, the sacs present in synaptic and bulbs are called as a synaptic vesicles. Okay? तो सैक्स रहते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब्स के अंदर, जिसे वेसाइकल कहा जाता है। और ये वेसाइकल के अंदर हमें याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर होते हैं। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पे यानी कि सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्टोर होते हैं, ये हमें याद रखना है। जब न्यूरोट्रांसमीटर 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाए तो वी हैव टू रिमेंबर दिस कि उसका लोकेशन कहाँ पे, उसका स्टोरेज कहाँ पे है। देन एक्सॉन कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम दी सेल बॉडीज टू अनदर न्यूरॉन और द मसल और द ग्लैंड। ओके, तो एक्सॉन कंडक्ट, तो एक्सॉन क्या करता है, जो डेंड्राइट से इम्पल्स आता है वो एक्सॉन में आगे जाके या तो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर या तो नेक्स्ट मसल सेल के अंदर या तो नेक्स्ट ग्लैंड के सेल के अंदर जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा। देन नर्व फाइबर, एन एक्सॉन, द नेक्स्ट पॉइंट इज नर्व फाइबर। तो उसको नर्व फाइबर किसे कहा जाता है, द एक्सॉन अलोंग विथ its sheet is called as a nerve fiber. Okay, तो उसके दो टाइप्स है,
माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो जो एक्सॉन के अंदर माइलिन शीट अवेलेबल रहती है उसे माइलिनेटेड, और जिसमें माइलिन शीट अवेलेबल नहीं रहती उसको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहा जाता है। एक्सॉन or the nerve fibers outside the CNS are surrounded by the myelin sheet। ये remember यानी कि याद रखना है हमें कि एक्सॉन जो है नर्व फाइबर आउटसाइड द CNS के बाहर के जितने भी एक्सॉन पार्ट या तो न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे माइलिन शीट से सराउंडेड होते हैं। याद रखना है CNS के बाहर, CNS के अंदर नहीं, CNS के बाहर। एक्सॉन और द नर्व फाइबर्स इन द CNS आर विदाउट माइलिन शीट। एक्सॉन और द नर्व फाइबर्स इन द CNS आर विदाउट माइलिन शीट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो ये दोनों पॉइंट याद रहने चाहिए कि CNS के बाहर जो जितने भी एक्सॉन्स और नर्व फाइबर रहते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, और CNS के अंदर जो नर्व फाइबर रहते हैं वो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। एक्सॉन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर माइलिनेटेड। माइलिन शीट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कैसे? क्योंकि जनरली माइलिन शीट जो होती है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इम्पल्स जो रहता है वो स्पीड अप करके फास्टली ट्रांसमिट होता है। ओके, तो माइलिन शीट प्रोवाइड इंसुलेशन एंड स्पीड अप द नर्व कंडक्शन। सेकेंड थिंग, माइलिन शीट को फॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं उसे कहा जाता है न्यूरोलेम्बोसाइट्स और स्वान सेल्स। ओके, न्यूरोलेम्बोसाइट्स और स्वान cells. These cells are located along the axon and this form myelin sheet। तो ये जो सेल है वो माइलिन शीट को बनाते हैं। तो न्यूरोलेम्बोसाइट एंड स्वान सेल, ये अगेन नाम याद रहने चाहिए। न्यूरोलेम्बोसाइट्स फॉर्म्स द माइलिन शीट लोकेटेड अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन के आजू बाजू में रहते हैं और माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं। माइलिन शीट किसकी बनी हुई होती है? तो 40% ऑफ वाटर, और जो ड्राई मास रहता है माइलिन का वो है 70 to 85% लिपिड एंड अबाउट 50 to 30% प्रोटीन्स। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आयुर्वेद को हम कोरिलेट करेंगे। जनरली एक ऐसा द्रव्य पाया जाता है जिसे कहते हैं गोघृत। ओके, तो गोघृत जो है उसको हमने ब्रेन टॉनिक के हिसाब से आयुर्वेद में कई जगहों पे उल्लेख आता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि माइलिन शीट जो है वो फॉर्म होती है 70 to 85% ऑफ लिपिड। ओके, यानी कि स्नेह पदार्थ, यानी कि स्निग्ध पदार्थ, और स्निग्ध पदार्थ यानी कि फैट कंटेंट। ओके, तो पर्टिकुलरली गोघृत के अंदर सर्टेन लिपिड्स ऐसे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल सर्टेन ऐसा होता है जो सीधा हमारे ब्रेन के इस माइलिन शीट को बनाने में हेल्प करता है। ओके, और ये माइलिन शीट का मेन काम क्या है? तो नर्व फाइबर को सुरक्षित रखना, यानी कि प्रोटेक्शन देना। ओके, अगर नर्व फाइबर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो उसका काम जो है वो, यानी कि फंक्शन ऑफ द इम्पल्स कन्वेइंग जो है वो अच्छी तरह से होता रहेगा। अगर हम उसे माइलिन शीट जो है वो डिमिनिश होती रही या तो क्षय होता रहा माइलिन शीट का, तो उसकी वजह से आगे जाके नर्व फाइबर डैमेज होने लगते हैं और अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ जो है वो होने लगते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर गोघृत का सेवन हमेशा करने को बोला गया है। यानी कि अगर आप नॉर्मल फूड ले रहे हो, जो रोटी सब्जी दाल चावल होता है, उसमें हमेशा गोघृत यानी गाय का घी होना ही चाहिए अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज रखना है। ओके, और सेकंड थिंग, हमारी नर्वस सिस्टम को अगेन मज्जा धातु के साथ को रिलेट करा गया है। तो मज्जा धातु
वो भी स्नेह पदार्थ से बनी हुई है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल, यानी कि लिपिड और फैट कंटेंट जो होते हैं वो मज्जा धातुओं को नरिश करते हैं। तो ये दो जो हमारे व्यूज़ हैं वो सीधे इंडिकेट करते हैं कि स्नेह पदार्थ आर गुड फॉर द नर्वस सिस्टम। तो अभी के सिनारियो में और अभी जो डाइटेटिक्स में जो चल रहा है कि आपको जो है वो ऑयल फ्री और घी वगैरह या जो भी ये फैटी पदार्थ जो है वो हमें नहीं लेना है, हाँ, जो दूध वगैरह बंद कर देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो बंद कर देते हैं, हाँ, तो ऐसे अगर डाइट हम लंबे समय तक लेते रहेंगे तो इसकी गारंटी 100% है कि आगे जाके आपकी नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज होंगी ही। ओके, और इसीलिए अगर आप देखो अभी के सिनेरियो में कि राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैट जो है पदार्थ वो हमें नहीं मिलते, स्पेशली गाय का घी। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ और साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिसीज़ जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए मालूम होते हैं। तो यानी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कॉमन डिसीज़ जो अभी को पाए जाते हैं, और स्पेशली इन स्टूडेंट ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और इसकी वजह से ही जो मोटिवेशन है वो बच्चों में नहीं मिलता, और अल्टीमेटली कई केसेस सुसाइड के भी इसकी वजह से देखे जाते हैं। तो क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल में रहते हैं तो खाने पीने में स्पेशली ये फैट कंटेंट जो होता है वो सही क्वालिटी में और सही मात्रा में नहीं पाया जाता, नहीं मिलता है उनको। तो मेरी सारे स्टूडेंट्स जो भी ये मेरे लेक्चर्स सुन रहे हैं उनको एक हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि चाहे आप हॉस्टल में हो चाहे घर पे हो, तो एटलीस्ट आप गाय का घी जो है अपने पास रख सकते हो, और डेली रात को सोते हुए या सुबह उठते हो जैसे ही दूध भी इजीली अवेलेबल रहता है, तो दूध के अंदर 1 से 2 चम्मच गाय का घी डालकर सुबह या शाम को जब भी कन्वीनियंट हो आपका वो आप ले लिया करो। तो उससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट एंड जो ये पूरी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसे हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस के साथ में हमारा आयुर्वेद भी ये हमें प्रूव करता है कि जो स्नेह पदार्थ या तो स्निग्ध पदार्थ जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कितने ज़रूरी है। ओके, नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, ड्यू टू माइलिन शीट रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड नर्व बिकम पॉसिबल। तो यहाँ पे हम अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्नेह देख सकते हैं कि अगर माइलिन शीट अच्छी तरह से रहेगी तो रीजनरेशन ऑफ डैमेज नर्व सेल जो है वो हो सकता है। तो अगर माइलिन शीट प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगी या तो वो डैमेज हो जाएगी, तो नर्व के अंदर या तो नर्व सेल के अंदर जो रिकवरी प्रोसेस जो होने वाली है वो नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हम कैसे उसको कोरिलेट करें। न्यूरोलेमा यानी कि द पेरिफेरल न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ द न्यूरोलेमोसाइट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोलेमा। द पेरिफेरल न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ न्यूरोलेमोसाइट यानी कि स्वान सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूरोलेमा। इसके बाद में न्यूरोलेमा इज फाउंड ओनली अराउंड द फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान में रखें, बिकॉज स्वान सेल जो है वो सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही पाए जाते हैं। देन फंक्शन ऑफ न्यूरोलेमा अगेन रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, वो उसको करना है, रीजनरेशन करना है इंजर्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स का। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अगेन उसके अंदर 3 टाइप्स है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके, ये स्ट्रक्चरल टाइप्स है उसके। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स यानी कि मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, तो बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन 1 होता है, 1 होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स यानी कि 2 डेंड्राइट्स रहेंगे और 1 एक्सॉन रहेगा। तो इसके अंदर ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, फ्यू इन नंबर्स, दे आर प्योरली सेंसरी, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल फॉर बाइपोलर न्यूरॉन आर द रेटिना,
of eye, an organ of hearing in the inner ear, and olfactory epithelium in the upper part of nose. यानी कि olfaction, hearing एंड विज़न, ये तीन जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसके सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। तो ये याद रखना है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर विज़न और हियरिंग और ऑल्फैक्शन कौन से न्यूरॉन वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। तो यू हैव टू से इज बाइपोलर न्यूरॉन। Unipolar neuron have only one axon and one dendrite. Example, neurons of the posterior root ganglion of spinal nerve. ये भी बहुत कम पाए जाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, वहाँ पे एक एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट होता है। इसकी लोकेशन सिर्फ याद रखनी है कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी कि स्पाइनल नर्व जो निकलती है उसकी पोस्टीरियर रूट के अंदर ये पाए जाते हैं। Functional classification of neurons, one is sensory neuron यानी कि afferent neurons, motor neurons, efferent neurons and association neurons. Sensory neurons किसे कहेंगे? तो convey impulses from skin, muscles, joints to brain and spinal cord. Motor neuron किसे कहेंगे? तो convey impulses from brain and spinal cord, from to muscles, from to muscles, glands to skin. ओके, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से मसल्स, ग्लैंड्स एंड स्किन के अंदर जो इम्पल्स कन्वे करेगा उसे मोटर न्यूरॉन कहा जाएगा। एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स किसे कहेंगे? तो कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन, यानी कि इन बिटवीन नर्व के अंदर ही, नर्व फाइबर के अंदर ही इम्पल्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन। इट्स कॉल्ड एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एक पॉइंट और है, नर्व्स लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, nerves belong to peripheral nervous system and the functional part of the nerve is nerve fiber. Okay, यानी कि दो तरीके से नर्व अलग से हम डिवाइड करते हैं उसे, एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है एंड एक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है। अभी नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर, यानी कि जो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्किन, मसल्स, जॉइंट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर में फर्स्ट है जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर। अफरेंट जहाँ पे भी आएगा यू हैव टू सी इज के वो फाइबर्स और वो न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी रहेंगे, यानी कि जो भी सेंसेशन होगा स्किन, मसल्स और जॉइंट्स के अंदर वो सीधा नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर कन्वे होगा। सेकंड वन इज जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स, यानी कि ब्रेन, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, जो इम्पल्स है वो कन्वे होगा। थर्ड वन इज जनरल विसरल अफरेंट फाइबर्स, यानी कि जो इम्पल्स विसरा एंड ब्लड वेसल्स से सीएनएस तक ले जाएगा एंड वाइस वर्सा। फोर्थ वन इज जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स। तो दिस टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज ए ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। ओके, तो विसरा के अंदर जितने भी नर्व फाइबर्स जाते हैं वो मोस्ट ऑफली ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स होंगे, ये याद रखना है सभी को। ब्लड वेसल्स एंड विसरा दोनों के अंदर they control contraction of smooth muscle and cardiac muscle and secretion of glands. The last point in neurons is characteristics of neurons. Ability of neurons is to generate and conduct impulse. तो शुरुआत होती है और कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, मार्क करना है कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। जनरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे रीजनरेशन थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। मगर सीएनएस के अंदर मोस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, तो इसकी वजह से सीएनएस के अंदर कोई भी अगर न्यूरॉन जो है वो डैमेज होता है तो हमेशा
वो रीजनरेट नहीं ही होगा, ये कंफर्म है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम कैसे भी करके उसको प्रिवेंट करें। तो सही स्निग्ध पदार्थ जो है अगर हम लाइफ टाइम लेते रहे, और अगेन सेकंड एडवाइस वो रहेगी कि 40 इयर्स के बाद, हाँ आप घर पे भी एडवाइस कर सकते हो, 40 इयर्स के बाद अगर जो भी है घर में आपके मामी मामा या पापा या कोई भी लोग, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उसको आप एडवाइस कर सकते हो। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन वगैरह ना हो, तो वो लोग डेली रात को सोते वक्त एक छोटा सा कप गाय के दूध के अंदर 1 चम्मच जो है वो घी या आधी चम्मच हल्दी, ये अगर डालते रहेंगे और डेली अगर वो लेते रहेंगे तो उनका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो हमेशा अच्छी तरह से चलेगा। तो बेटर क्या आप ब्लाइंडली इसे एडवाइस कर सकते हो। 1 कप ऑफ काउज मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ काउज घी एंड दी ½ टीस्पून ऑफ हल्दी। ओके, ये 3 चीज़ें मिक्स करके उनको डेली लेना है। तो उसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी सही मात्रा में काम करती रहेगी लाइफ टाइम तक। ओके, जब तक अगर ट्रॉमा ना हो तब तक वो माल फंक्शनिंग नहीं करेगी। ये एज पर आयुर्वेदा हमें जानने को मिलता है। तो आज जो हमारे लेक्चर में है बेसिक नर्वस सिस्टम हमने शुरू किया, जिसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और आगे भी जो है हम ये नर्वस सिस्टम की पूरी लेक्चर की सीरीज़ होगी, जिसमें कई सारे लेक्चर्स होने वाले हैं आगे जाके, और ऐसे ही हम आयुर्वेद को इसके साथ में कोरिलेट करते जाएंगे। तो इतना आज हम रखेंगे। ओके, विश ऑल द बेस्ट माय ऑल स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जितना हो सके उतना, और शेयर करना ये अपने कलीग्स के अंदर, कि आयुर्वेद का जो हमारा नॉलेज है वो वाइड स्प्रेड हो। ओके, थैंक्स अगेन।